नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पैट 2023 टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। भारत और विश्व का भूगोल आज का हमारा टॉपिक होगा। इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर घटना चक्र से हम प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। भारत और विश्व का भूगोल हमारा टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो प्रश्न होगा वो भारत का भूगोल पर आधारित होगा। सबसे पहला प्रश्न, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष जो है वो क्या माना जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, बता भी चुके हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 1921 जो है वो सही हो जाएगा। महाविभाजन का वर्ष के रूप में 1921 जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लगभग आपके 15-20 क्वेश्चन आपके भारत के भूगोल पर बेस्ड होंगे। इसी प्रकार विश्व के भूगोल के भी नहीं है, लगभग 40 के करीब क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी देखने को मिली है? नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। तो आंसर आपका नागालैंड जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो दशकीय जब जनसंख्या की बात होती है 2001 से 11 के कंपैरिजन में, तो वृद्धि दर ऋणात्मक यहाँ पर देखने को मिली है, माइनस में 0.6%। नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या 2011 में आपकी इतनी थी, 2001 की जनगणना में इतनी थी, और इस प्रकार वहाँ की जो जनसंख्या उसमें कुल इतनी कमी आई है। इसी को ही परसेंटेज में यहाँ पर निकाला गया है। तो वही पूछा गया था कि किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, तो नागालैंड में कमी आई है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा, परंतु वैसे आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनघनत्व है वो सबसे ज्यादा है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जनघनत्व में मतलब सीधे सीधी बात इस तरीके से समझिए कि कितने ज्यादा लोग घने घने बसे हुए हैं, उस चीज को दर्शाता है। जैसे मुंबई वगैरह है, उसमें भी घने घने लोग बसे हुए हैं। इसी प्रकार बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम इनमें से जो है वो क्या है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल या फिर मालाबार। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर यहाँ पर कोरोमंडल तटीय मैदान आपका सही होगा। पूर्वी तटीय मैदान को लेकर के पूछा गया था। और भारत के पूर्वी तटीय की अगर बात करें तो उसके फॉल्स डीवी बिंदु से केप कोमरिन तक के भाग को हम कोरोमंडल तट जो है वो कहते हैं, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। तो दोनों की बात यहाँ पर कर दी गई है। प्रश्न में आपसे पूर्वी तटीय मैदान ही पूछा गया था, इसलिए कोरोमंडल आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और बाकी अगर कोंकण, गुजरात मैदान या मालाबार तट पूछा जाता तो पश्चिमी तट आपका सही होता। अगला है, भारतीय मानक समय कौन से रेखांश पर आपको देखने को मिलता है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिशा लिखी रहती है ईस्ट यानी कि पूरब, क्योंकि कई बार 82.5 डिग्री तो लिखा रहता है, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों ही दे देते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो कि प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। वैसे प्रयागराज के नैनी ज्यादातर लिखा रहता है। ये ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट जो है वो आपका आगे। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था वो पूछा गया है? जुरैसिक लैंड या फिर लारेसिया या फिर आर्यावर्त या फिर गोंडवाना लैंड। आंसर की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि भी इसी के ही भाग जो है वो थे। पेंजिया का विभाजन आपका दो वृहद स्थल खंडों में हुआ है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको हम कहते हैं लॉरेसिया, उत्तरी खंड को कहते हैं लॉरेसिया, और दक्षिणी खंड को कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो यही यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है। बाकी इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया है। अगला कह रहा है, इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। आंसर यहाँ पर श्रीलंका आपका सही हो जाएगा। श्रीलंका के अगर बात करते हैं तो भारत के साथ सीमा नहीं लगती। एक ट्रिक होती है बचपन एमबीए करके। बाकी क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है।
इसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। यही आपकी ट्रिक है। इसमें देखेंगे पहला जो अक्षर है उससे ही आपकी ट्रिक आपको मिल जाएगी। 55 में जो बा होता है उससे आपका हो जाएगा बांग्लादेश। इसी प्रकार 55 में जो चा होता है उससे हो जाएगा चाइना। 55 में जो पा होता है उससे हो जाएगा पाकिस्तान। 55 ना होता है नेपाल हो जाएगा। तो बचपन। एमबीए किया मैं, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। यहाँ पर सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा देश है जो कि पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, यानी कि भारत और श्रीलंका यहाँ पर पाल्क स्ट्रेट जो है, जिसको हम पाक चल डमरू मध्य जो है वो कहते हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच एक जल संयोजी है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। आपने देखा भी होगा जो भारत का नक्शा है उसमें एक छोटे छोटे डॉट डॉट भारत और श्रीलंका के बीच दिखाई देते हैं। देखने में वो सेतु पुल लगता है, तो वो एक्चुअल में आपका है क्या, वो पाल्क स्ट्रेट है, या उसी को ही हम पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है गॉडविन ऑस्टिन एक है, दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है, भूवैज्ञानिक है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर शिखर जो आप देख रहे हैं बी वाला, ये जो है वो सही होगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी? तो 8611। और अगर बात करते हैं कि 31 अक्टूबर 2019, तो ये केंद्र शासित प्रदेश अब आपको लद्दाख के अंतर्गत देखने को मिलता है। और माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में यही आपका केटू जो है वो जाना जाता है। पहले नंबर पर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अगला है बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है, सह्याद्री है, असम हिमालय है, शिवालिक है। आंसर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि हिमाद्री जो आप देख रहे हैं ये ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है वो है। अब यहाँ से आपके हिमनद या झीलों पर ऐसे बेस्ड भी क्वेश्चन है, मिक्स वैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। अ, प्रश्न नंबर 11 है लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आंसर की बात करते हैं, महाराष्ट्र में आपका स्थित है लोनार झील। और लोनार झील महाराष्ट्र के बुलवाड़ा जिला है पड़ता है, उसमें स्थित एक खारे पानी की जो है वो झील है। क्वेश्चन एक ये भी आधार बन सकता है, इनमें से कौन से खारे पानी की या मीठे पानी की झील है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलतोड़ा हिमनद ये पूछा गया कहाँ पर स्थित है? कराकोरम पर्वतमाला या पामीर पठार या शिवालिक या आलपस। आंसर यहाँ पर आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कराकोरम जो पर्वतमाला है इसमें आपका ये स्थित है। और इस पर्वतमाला में स्थित और भी हिमनद हैं, जैसे सियाचिन, कई बार आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा। अगला देखते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि जो है आपका कितना है? वीडियो लाइक शेयर भी अवश्य करते रहिएगा, साथ ही साथ जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 21.67%, 23.5%, 26.4% या 28.7%। पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर 21.67% जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में बताया गया है कि अगर वर्ग किलोमीटर में यही वैल्यू पूछी जाए तो 7,13,789 यानी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है वैल्यू अगर पूछी जाए। वैसे तो परसेंटेज पूछा गया था तो 21 दशमलव, यहाँ 7 1 लिखा है, ऊपर देखेंगे तो 6 7 आंसर दिया गया है। और ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो और नियर बाई कोई है भी नहीं, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। आंसर यहाँ पर देवप्रयाग जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं इसके बारे में तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का जो संगम है वो आपका देवप्रयाग में होता है और यहीं से ये नदी जो है वो गंगा के नाम से जो है वो जानी जाती है। तो आंसर यहाँ पर देवप्रयाग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं, तराई कहते हैं। कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका सी वाला, यानी कि दोआब क्षेत्र के नाम से जो है वो जानते हैं, सी वाला सही होगा। और दो नदियों के उपजाऊ भूमि को हम कहते हैं दोआब। और जल विभाजक की बात करें तो वो क्षेत्र होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल सांभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की विधि है। तो यही चीज पूछी गई थी, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब जो है वो कहते हैं।
अगला है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये इनमें से किस खदान के लिए फेमस है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो हीरा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है आपकी खन्ना हीरा, जो पन्ना की खान है, और ये हीरा की खदान के लिए जो है वो फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा भारत के भूगोल का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद विश्व के भूगोल स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? वो आपसे पूछा गया है। कोयला क्षेत्र से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से, या फिर कॉपर से? तो बताइए कौन सा सही होगा। वीडियो लाइक शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं सारी चीजें आपको अलग अलग बुक से करा सकें। तो कोयला क्षेत्र आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर सारे करा दिए, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट अलग से करा ही रहे हैं आपको। तो अब ये घटना चक्र में भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं। यहाँ पर आंसर रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान, वीरभूमि, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले के नाम नहीं पूछे जाएंगे, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है उसका संबंध कोयला क्षेत्र से है, और ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और इसके अलावा झारखंड में धनबाद में आपका ये स्थित है, इस बात को याद रख सकते हैं। यहाँ प्राप्त कोयला उत्तम श्रेणी का होता है, किंतु इसमें नमी का अंश अधिक होता है। ये कोयला बहुत ज्यादा ज्वलनशील भी होता है, जो रेल और तापीय विद्युत संयंत्रों में यूज किया जाता है। बस इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं, इसकी विशेषता को, बाकी बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता। अब यहाँ से हमारा नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल पर स्टार्ट करते हैं प्रश्न। सबसे पहला, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? 17.5, 18.5, या फिर 18.90, या 19.05? आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में भी है। बिहार था या इससे पहले कोई पेपर था उसमें भी आया था। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। आंसर यहाँ पर पहला ही 17.5% तो आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? महलांगुर करके है, या सागर माथा है, या फिर चोमोलंगमा है, या खुम बस बुस्ते करके? कौन सा सही होगा? तो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम पूछा गया है, आंसर यहाँ पर सागर माथा जो है वो सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई आपको पता है 8,848। आप देखेंगे तो बहुत सी बुक्स में 8,850 भी देखने को मिल जाता है, 8,849 भी। वैसे नॉर्मली 8,848 ही देखने को मिलता है। तो इसी का नाम जो है वो नेपाल में क्या है? सागर माथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। इनमें से मिलान करना है, एक तरफ पर्वत श्रृंखला दे रखी है, एक तरफ महाद्वीप दिए गए हैं, और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। हिमालय, एंडीज, रॉकी दिया है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया दिया है, और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही मिलान 1 2 3 ABC करके कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा, CAB करके। और नीचे आपको यहाँ पर मिलान भी दे रखे हैं। डायरेक्ट आंसर में ही बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका एशिया के अंतर्गत पड़ती है, ये वाला जो है एशिया से मैच हो जाएगा। एंडीज जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में जो है आपकी पड़ती है, तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से मैच हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलती है उत्तर अमेरिका में, तो ये इससे मैच हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे तीनों, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको रेगिस्तान एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ उनके संबंध में स्थान दिए गए, और सही मिलान करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही होगा। तो कालाहारी, आटाकामा, थार, ग्रेट विक्टोरिया, और सामने दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा किससे मैच होगा। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर यहाँ पर जो आपका सही होगा वो आपका डी वाला सही होगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, और डी का 2। अब यहाँ पर हम सही मिलान आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। जैसे कालाहारी जो रेगिस्तान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पहले से क्वेश्चन ऊपर इसलिए दिखाया दिया था ताकि आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकें, सोच सकें। तो कालाहारी मरुस्थल आपका कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है, ये इससे मैच हो जाएगा। इसके बाद आटाकामा की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में, तो ये इससे मैच हो जाएगा। उसके बाद थार की बात करते हैं, तो ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। और थार तो आपको पता ही है कि भारत का भी है सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में, और ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इस प्रकार से आमने सामने लिखे हैं, आंसर हो जाएगा डी वाला यहाँ पर। और इस तरीके से याद रखिएगा। इसमें वैसे
एक और मरुस्थल, सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, तो वो पता होना चाहिए कि वो भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है। लिख देते हैं, इनकेस अगर आपसे सही मिलान में दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल आपका यहीं पर जो है वो पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या फिर चाइना? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर म्यांमार जो है आपका सही हो जाएगा। म्यांमार का पुराना नाम एक्चुअल में बर्मा हुआ करता था और इसकी राजधानी न्यायपीता करके आप देख रहे हैं। बाकी लिखने का तरीका न्यायपीड़ा करके होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है जिससे आपसे हो सकता है ना समझ में आए, लिख देते हैं अलग से। तो ना, आ की मात्रा, ए, आधी पा, उसके बाद या में बड़ी की मात्रा, उसके बाद डा और डा में ऊपर इस तरीके से, तो न्याय पीड़ा करके आपका सही हो जाएगा। ये म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, उसकी राजधानी ये हो जाएगी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम था जिससे बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो वो एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि बर्मा को भारत से जो अलग किया गया था वो 1935 का अधिनियम था। कई बार पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, 1935 वाला जो अधिनियम था उससे जो है अलग किया गया था बर्मा को भारत से। अगला, इनमें से कौन रूपांतरित चट्टान आपसे कह रहा है? नहीं है। स्लेट, सिस्ट, डायोराइट या फाइलाइट, कौन सा सही होगा? नहीं पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, सी वाला ऑप्शन डायोराइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। परतदार सैल और आग्नेय सैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो एग्जाम्पल बस एक बार रट लीजिए, हर बार के लिए आराम है। स्लेट आता है, सिस्ट आता है, फायोलाइट आता है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, ग्रेबो है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके एग्जाम्पल हैं रूपांतरित चट्टानों के। डायोराइट एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है जो कि मुख्यतः प्लाजियोक्लैक्स फेल्स पर द्वारा निर्मित एक अंतर्भेदी चट्टान है, और यही डायोराइट इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कट गया है क्योंकि ये आपका एक्चुअल में एक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत जो है वो आती है, और यही आपका ऑप्शन में प्रश्न में पूछा गया था कि कौन नहीं आता है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पैरोडाइट ये क्या है? अब इनमें से अगर आपको एक भी पता होगा तो आप बता ले जाएंगे, और अभी आप ऊपर देख करके ही आए हैं कि ग्रेबो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था रूपांतरित चट्टानों में, परंतु यहाँ पर रूपांतरित के अलावा अंतर्वेदी, बहिर्वेदी इस तरीके से भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसलिए कंफ्यूज होने का यहाँ पर एक प्रश्न तैयार हो सकता है। तो ये आंसर बहिर्वेदी चट्टान होगा। यहाँ पर चारों जो लिखे हैं ये बहिर्वेदी चट्टान के उदाहरण हैं, ये सभी आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत, यानी ऊपर जो ग्रेबो लिखा था ये गलत लिखा है क्योंकि ये तो आग्नेय चट्टान में सीधे सीधे यहाँ नीचे लिखा गया। तो इस चीज को यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ग्रेबो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ग्रेबो आपका अंतर्भेदी या बहिर्भेदी में से, और यहाँ पर भी जो आपका दिया गया है ग्रेबो, ये भी आपका गलत ही दे दिया है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाया गया है। अंतर्भेदी चट्टान में ही आपका ये आता है, बाकी जो आपके ऑप्शन है वो आप बहिर्भेदी में रख सकते हैं, ग्रेबो आपका अंतर्भेदी में ही आता है। क्या होता है इनमें थोड़ा सा अगर अंतर को आप समझेंगे तो ऐसे समझिए कि अंतर्वेदी का नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे कोई भूमि है तो उसके अंदर जाकर के कोई जाकर के चट्टान, जैसे मैग्मा वगैरह होता है ना, तो पिघल करके जो भी दरार वगैरह होती है उससे जाकर के रिस रिस कर नीचे पहुंच जाता है, और नीचे वो जमने के बाद चट्टानों का निर्माण हो जाता है, तो वो उस प्रकार की चट्टानें अंतर्वेदी में आ जाएंगी। बहिर्वेदी में भैया बाहर बनेंगी, और अंतर्वेदी को ही पातालिक चट्टानें भी जो है वो कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेबो यहाँ गलत लिखा था, ये अंतर्वेदी में आएगा, बाकी ऑप्शन बहिर्वेदी में आप रखिएगा। बाकी ये टाइप्स किसके हैं? तो आग्नेय चट्टानों के टाइप्स हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो ये आपका ब्राजील से जो है वो बहती है, सी वाला सही हो जाएगा। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से होकर के बहती है। प्रवाहित जल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है अमेजन। देखिए, जब बड़ी लिखा होगा तो अमेजन के साथ जाएंगे, जब लंबी लिखा होगा तो नील नदी के साथ जाएंगे। ये अंतर कई बार बताया है, तो इस चीज को कभी गलत ना कीजिएगा। बाकी एंडीज पर्वतमाला से ही निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर नदी कहाँ से निकलती है, और अटलांटिक महासागर में जाकर के ये गिरती है। अगला क्वेश्चन आपका है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको सारे महाद्वीप की जितनी लंबी नदियां हैं, उसके लंबे ऊंचाइयां, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब जो बेसिक चीजें वो रटी जरूर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर यूरोप की पूछी गई तो वोल्गा नदी आपको बता चुके हैं हम, ट्रिक से ये सारी चीजें यूपी टेट में पढ़ा चुके हैं। वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से जो है वो होता है, और ये आपका कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार रिपीट होता रहता है अलग अलग एग्जाम्स में। कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी, नील नदी, इसको रट लीजिएगा। कांगो नदी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी है कांगो नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। उल्लेखनीय इसी महाद्वीप को की जो लिम्पोपो नदी है ये भी पूछा जाता है, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जब पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है तो कांगो नदी काटती है, और जब पूछा जाएगा मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है तो लिम्पोपो नदी काटती है। अगर आपको एक याद है तो दूसरा तो खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो दोनों में से कोई एक रट के रखिएगा। अगला है वन आच्छादन के कम होने का कारण इनमें से क्या होता है। कृषि होता है, निर्माण उद्योग है, बढ़ती हुई आबादी या पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो आंसर यहाँ पर आपका बढ़ती हुई आबादी यहाँ पर सही हो जाएगा। वन आच्छादन के कम होने का कारण, मूल कारण है आबादी, और बढ़ती आबादी के कारण वन क्षेत्रों में बढ़ती जो मानवीय गतिविधियां हैं उसके कारण इनके आच्छादन में कमी हो रही है। आच्छादन मतलब होता है कि जिसको ढकना, उसी के संदर्भ में मतलब लोग जब रहने के लिए घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ काटेंगे तभी वहां पर घर बनाएंगे। अगला है पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है। लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर एल्यूमिनियम, आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो एल्यूमिनियम है। और पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से अगर सब पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए दोनों प्रश्न में अंतर है। अगर तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुरता की बात करेगा तब आपको याद रखना है ऑक्सीजन, पर अगर बात करता है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में तो आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम। दोनों में अंतर है, और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। ज्यादातर जो कंफ्यूजन होता है वो इस एल्यूमिनियम वाले क्वेश्चन और ऑक्सीजन वाले में होता है, तो इनमें अंतर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा था। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है श्वेत कोयला इनमें से कौन सा है। यूरेनियम है या फिर जल विद्युत है या हीरा है या बर्फ है, कौन सा इनमें से सही होगा। श्वेत कोयला के रूप में आपका कौन सा जल विद्युत को जाना जाता है, श्वेत कोयला कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता है। ये कारण भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। जलवायु, परिस्थिति, पर्यावरण या मौसम। आंसर यहाँ पर मौसम हो जाएगा आपका। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु आदि इतने फैक्टर को लेकर के बात किया गया है। वायुमंडल में प्रतिदिन की परिस्थिति में उस स्थान का मौसम, वेदर जो है वो कहलाती। अगला है तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। थल समीर या समुद्र समीर, या थल और समुद्र समीर दोनों, या तटों पर कम आबादी। तो समुद्र समीर आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। तटीय क्षेत्रों के निकट समुद्र समीर के कारण दिन के समय में भूमि पर तापमान कम हो जाता है, और ये समीर दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं, जिसके कारण स्थल भाग ठंडा हो जाता है। यही मेन कारण जो है आपका होता है। पढ़ा भी होगा स्थलीय समीर, समुद्री समीर करके क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों में लगभग आधे आधे क्वेश्चन है, तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन इसके भी समाप्त हुए, विश्व के भूगोल के भी। अब इस प्रश्नों को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जो कि आगे आने वाले टॉपिक से होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। नॉर्मन ई बोरलॉग है, एम एस स्वामीनाथन है, जी एस खुश है, या बी पाल है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी अदर भी लाइव टाइमिंग है जो कि फिक्स नहीं है, परंतु शाम के 5 बजे वाली लाइव टाइमिंग जो है वो फिक्स है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।